नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कक्षा 12 की जो कृषि विज्ञान की जो बुक चलती है उसके अंतर्गत आपको पिछला जो वीडियो था उसके अंदर आपको सिलेबस बता दिया गया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी जो पहला जो पार्ट चलता है उसमें आपके एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपकी फसलोत्पादन। आज अपन जो है उस फसलोत्पादन में चावल के बारे में या धान के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी कक्षा 12 के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम के अंदर हिस्सा है। तो देखें, धान या इसी को अपन अंग्रेजी में पैडी कहते हैं। सबसे पहले जो धान होता है उसका अपन ओराइजा सेटाइवा इसको जो है उसका वानस्पतिक नाम होता है, और इसका जो कुल होता है वो पोएसी होता है, जिसको ग्रेमिनी भी कहते हैं। ये एक अनाज वाली फसल है और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो उत्पत्ति इसकी दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन और भारत है। इसके अलावा राजस्थान में ये कोटा संभाग में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में पाया जाता है। ये सामान्य जानकारी ध्यान दीजिए। आप चावल या धान जो है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है धान के बारे में या चावल की खेती के बारे में, तो सबसे पहले आपको जो है उसमें वानस्पतिक नाम, उसका कुल, उसकी उत्पत्ति और उसका वितरण लिखना होता है, जो मैंने आपको बताया है। धान को अंग्रेजी में पैडी कहते हैं, अनाज वाली फसल है। इसके अलावा इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। इसके अलावा इसकी जो कुल है इसका पोएसी ग्रेमिनी है। इसका वितरण जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन और भारत है। और राजस्थान में ये जो है इसका वितरण कोटा संभाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। ये जो ज़िले हैं इनमें जो है इसका वितरण है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसका अगला जो टॉपिक है धान का, उसमें जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु जो है धान के लिए नम व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर, या इसको आप जो है 10 से 20 mm भी लिख सकते हैं। तापमान जो है धान के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, धान जो है एक उष्ण कटिबंधीय पादप है, यानी फसल है एक प्रकार की जो है उष्ण कटिबंधीय जो फसल है उसके अंतर्गत आती है। जहाँ पर नमी अधिक पाई जाती है, पानी की अधिक मात्रा होती है, वहाँ पर धान को उगाया जाता है। इसके अलावा मृदा की बात करते हैं तो मृदा जो है धान के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली जो लेटराइट मृदा होती है उसके लिए धान के लिए उपयुक्त रहती है। और आगे अपन बात करते हैं इसकी जो किस्में हैं। किस्मों के अंतर्गत किस्मों को जो है अपन 3-4 भागों में बांट सकते हैं। पहला अपन जो है इसमें जो पढ़ रहे हैं किस्म के अंतर्गत वो रोपाई है। रोपाई है तो जो किस्म है वो कौन कौन सी है धान के लिए जो अपन ले सकते हैं खेती के लिए? रत्ना, जया, BK 79 है, कस्तूरी है, बासमती 370 है। इसके अलावा कावेरी है, बासमती, माही सुगंधा और चंबल है। ये जो किस्म हैं वेराइटीज़ है, ये आपके रोपाई हेतु धान की उपयुक्त किस्में हैं। इसके बाद में अगर अपन सीधी बुआई करना चाहते हैं धान की, तो उसके लिए उपयुक्त जो किस्म हैं वो है बाला, पूसा 221, यानी वह बाला और पूसा 221 को आप जो है बिना रोपाई के मतलब सीधे खेत में बो सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो अन्य किस्में हैं उनमें आती है आपकी पूसा 33, पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, IR 20, पूसा सुगंध 2, 3, 4, 5। ये जो धान है उस धान की अन्य किस्मों के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपकी पूसा 33 और पूसा 44 है, तो पूसा जो शब्द है आपके वो नई दिल्ली से लिया गया है। नई दिल्ली के अंतर्गत जिसे IARI जो है जिस जगह पे है उस जगह का नाम है पूसा, और उसी के आधार पर यहाँ पर जो है इन किस्मों का नाम रखा गया है। संकर जो है संकर किस्मों के अंतर्गत पंत शंकर धान फर्स्ट है, HRI 120 है, पूसा राइज है, हाइब्रिड 10 है, जिसको आप PRH 10 भी कह सकते हैं। ये सारी किस्में नई दिल्ली से विकसित है। नई दिल्ली का मतलब IARI का मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको अपन कहते हैं, जो नई दिल्ली के अंतर्गत है। और वहाँ से ये जो संकर किस्म है वो विकसित होती है। किस्मों के बाद में अपन आगे बात करते हैं बीज दर की। तो बीज दर में देखिए, बीज सीधी बुआई है तो आपको 80 से 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है।
और रोपाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सीधी बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम और रोपाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। रोपाई में क्या किया जाता है, नर्सरी तैयार की जाती है पहले, और नर्सरी के लिए आपको ये बीज चाहिए होते हैं। ध्यान दीजिए, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज का उपचार किया जाना चाहिए। यानी आपको अगर बीज बोना है तो बीज को बोने से पहले उसका उपचार होना ज़रूरी है। तो उपचार के लिए आपको 1 किलोग्राम या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाना है और उस घोल के अंतर्गत आपको 30 से 35 किलोग्राम बीज का उपचार करना है। बुआई का समय अगर आपको लिखना है तो बुआई का समय वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु का मतलब है 15 जुलाई तक आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा रोपाई जो विधि है, रोपाई विधि में आपको R/P की जो दूरी रखनी है। R का मतलब होता है आपके रो का मतलब होता है लाइन, और P का मतलब होता है प्लांट यानी पौधे। तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखकर आपको रोपाई करनी है। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर जो होता है, जिसके द्वारा रोपाई करनी होती है। ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर किस काम में आता है, रोपाई हेतु काम में आता है धान की फसल के अंतर्गत। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको नर्सरी तैयार करने की जो विधियाँ हैं उनमें सबसे पहली विधि है गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि में आपको क्या करना है, क्यारी का आकार 8 × 1.25 मीटर रखना है। मतलब 8 मीटर चौड़ी रखनी है और 1.25 मीटर जो है इसकी चौड़ाई रखनी है। और ऐसी ही आपको 50 क्यारियाँ बनानी है। 50 क्यारियाँ बनाने के लिए 750 ग्राम से 1 किलोग्राम आपको क्या करना है, बीज लेना है और प्रति क्यारी के अंतर्गत रखना है या प्रति क्यारी में आपको बो देना है। 20 से 30 दिन में आपकी जो है पौधा है वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। यानी रोपाई विधियों में आपने गीली क्यारी विधि पढ़ी है। गीली क्यारी विधि में क्या करना है, आपको पहले क्यारी बनानी है। क्यारियों की संख्या आपको 50 रखनी है। एक क्यारी की जो है लंबाई और चौड़ाई आपको 8 × 1.25 मीटर रखनी है और एक क्यारी के अंतर्गत आपको बीज को 750 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति क्यारी रखना है। ऐसा करने से आपको जो है 20 से 30 दिन के अंतर्गत जो है पौध मिल जाएगी और वो पौधा आपके खेत में तैयार करने के लिए या खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी आपके जो विधि आती है उसका नाम है शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि में भी आपको जो है आकार प्रकार वैसे ही रखना है जैसे गीली क्यारी में रखा है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पौध है वो 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तीसरी आपकी आती है डेपोक विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है डेपोक विधि के बारे में। ये IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये विकसित विधि है। ये मनीला फिलीपींस में है, जहाँ से ये विधि जो आपकी डेपोक विधि है विकसित की गई है। 1 हेक्टेयर के लिए जो है 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। या अगर आपको 1 हेक्टेयर में रोपाई करनी है या 1 हेक्टेयर में आपको तैयार करनी है पौध, तो उसके लिए आपको 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी और यानी 11 से 13 दिन में ये पौधा आपके तैयार हो जाती है। इसकी खास विशेषता है कि ये कम दिन में मतलब 11 से 13 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है और खेत में रोपाई के लिए तैयार रहती है। यानी डेपोक विधि से आपको जल्दी ही पौध मिल जाती है खेत में रोपने के लिए या रोपाई करने के लिए, जबकि शुष्क क्यारी विधि और आपके गीली क्यारी विधि में रोपाई के लिए पौध को ज़्यादा समय लगता है। मतलब शुष्क क्यारी विधि में 25 से 30 दिन का समय आपको लगता है और उससे अधिक दिन जो है आपको गीली क्यारी में मिलता है, लेकिन डेपोक विधि के अंतर्गत आपको कम समय में पौध तैयार मिल जाती है। इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है NPK, इनकी मात्रा धान की खेत में या धान की फसल में कितनी रखते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो आपके 80 से 120 किलोग्राम रखना है। फास्फोरस की मात्रा 40 से 60 किलोग्राम रखनी है और पोटाश की मात्रा जो है 30 से 40 किलोग्राम की रखनी है। तीनों की मात्रा जो है आपको खेत में बुआई के पश्चात देनी है। इसके बाद में अगर ध्यान दीजिए, धान का जो खेत है या आपके धान के पौधे हैं उनमें खेरा नामक एक रोग लगता है। उसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसमें जिंक की मात्रा होती है। जिंक की कमी के कारण से खेरा नामक रोग हो जाता है।
और उसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट 0.5% प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है, जिससे धान में खैरा नामक रोग नहीं होता है। इसके अलावा धान में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, क्योंकि धान को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। धान के खेत में पानी भरा रहता है, इस कारण से वहाँ पर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है डाल दी जाती है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है ऐसा करने से, क्योंकि ये जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, और वो नाइट्रोजन जो है प्रत्यक्ष रूप से आपके धान के पौधों को मिल जाती है, जिसके कारण से आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन कम देना पड़ता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं व्याधियों की और कीटों की। तो धान या चावल के अंदर जो कीट है वो मुख्यतः तनाछेदक है, फुदका है, गंदी बग है एवं थ्रिप्स नामक जो कीट है वो आपके धान के पौधों के अंतर्गत लगता है। इसके बाद में बीमारियों या व्याधियों की बात करते हैं। तो बीमारियां और जो व्याधियां हैं उनमें जीवाणु अंगमारी है, ब्लास्ट है एवं पत्ती धब्बा, ये रोग जो है या ये बीमारियां हैं, व्याधियां हैं जो आपके धान के खेत में पौधों में लगती है। इनके उपचार के लिए आपको कीटनाशक कीटों के लिए काम में लेना है, जैसे मोनोक्रोटोफास है, मेलाथियान है, पेराथियान, ये आदि जो है कीटनाशक जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। बीमारियों व्याधियों के लिए आप जो है या तो आप इनको पहले बीजाणु उपचार कर दीजिए, और बीजाणु उपचार नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में आप जो है बीमारियों के लिए जो है रोगाणुनाशी जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अंत में आपको जो है उपज के बारे में लिखना है। तो उपज में आपको धान के खेत से सामान्यतः 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। उसके बाद में आपके उन्नत किस्मों से जो आपके असिंचित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम रहता है, उन स्थानों पर आपको 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में उन्नत किस्मों में सिंचित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, दोबारा से देखिए, सामान्यतः आपको 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। उन्नत किस्मों में असिंचित क्षेत्रों में 35 से 45 क्विंटल मिलती है, और उन्नत किस्मों में सिंचित क्षेत्र से 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है धान की खेती के बारे में या चावल की खेती के बारे में, तो विभिन्न जो पॉइंट है या बिंदु है इनके आधार पर आपको धान की जो है खेती का वर्णन करना है या धान की फसल का वर्णन करना है। आपको वनस्पति के नाम से लेकर उपज तक जो है ये सारे बिंदु लिखकर धान की खेती का वर्णन करना है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, और जो आपको चैनल अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखने हैं, मतलब आपको जो हमें कक्षा 12 का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इस चैनल के माध्यम से करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि चावल के बाद में अगला जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका नाम है मक्का। मक्का की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं। इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।